हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल G10 क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। यह चैनल आप सभी के लिए, विशेषकर यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। इसमें सामाजिक विज्ञान के लगभग सभी विषय पर चर्चा की जाएगी और आपके परीक्षा से संबंधित सभी प्रश्नों को अच्छी तरह समझाया जाएगा, जिससे आप अपने परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने में सफल होंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। और अपना सुझाव कमेंट्स में अवश्य दें। आपका सुझाव मेरे लिए अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए आज की क्लास आरंभ करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कक्षा 8 भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना का विस्तार पूर्वक व्याख्यान आज हम इस लेक्चर में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, जब अंग्रेज भारत में आए थे तो अंग्रेज भी भारत में फ्रांसीसी और अन्य यूरोपियों की तरह भारत में व्यापार करने के लिए ही आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाए थे, क्यों अपनाए थे, उन्हें क्यों आवश्यकता पड़ी भारत में राज्य स्थापित करने की। जब सन 1600 में विलियम हॉकिंस कैप्टन विलियम हॉकिंस सम्राट जहांगीर के दरबार में आए थे तो उन्होंने एक कंपनी स्थापित करने के लिए उनसे आज्ञा ली थी। तभी से उन्होंने भारत में अपनी अपनी कंपनियां स्थापित करना शुरू कर दिया था। देखिए, 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो गई थी। जब वो कमज़ोर पड़ गए थे तो भारत के प्रांत और क्षेत्रीय शासक जो थे उन्होंने अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी, जिसमें बंगाल, जो बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र है, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा प्रमुख थे। इन्होंने अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। और जो मुगल बादशाह का नियंत्रण था वह केवल नाम मात्र का रह गया था। इसी सदी में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच उपनिवेशों और व्यापार से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कई वर्षों से निरंतर युद्ध भी हो रहे थे। दोनों देशों के व्यापारी इतने अमीर हो गए थे कि अपने अपने देश के शासन में भी इनका बोलबाला था। और यहाँ तक कि इंग्लैंड और फ्रांस के राजा अपने अपने देश की कंपनियों का पूरा समर्थन करते थे और उन्हें मदद देते थे। आप जानते हैं, जब कहीं भी व्यापारी या अमीर वर्ग इतना ताकतवर हो जाता है कि सरकार को भी उनका समर्थन करना पड़ता है। उपनिवेश राज्य क्या है और यह दूसरे देश की उन्नति में किस प्रकार सहायक होते हैं, आइए इसे देखते हैं। जब एक देश जैसे इंग्लैंड के लोग हो गए और दूसरे देश जैसे भारत पर हो गया अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं तो दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश राज्य बन जाता है। पहला राज्य दूसरे राज्य का सर्वेसर्वा या मुखिया बन जाता है। और जो मुख्य देश होता है वह उपनिवेश राज्य के सभी संसाधनों का प्रयोग अपने हित के लिए करता है, अपने फायदे के लिए करता है, अपने मुनाफे के लिए करता है, जिससे पहला देश तो उन्नति करेगा, जो मुख्य देश है वो तो उन्नति करेगा, जबकि दूसरा देश अवनति की ओर जाने लगता है, क्योंकि उसके जो साधन थे उसका साधन किसी दूसरे देश के लोगों को फायदा पहुंचाते हैं और अपने देश के लोगों को वो नहीं मिल पाते हैं। भारत को अंग्रेजों ने ही अपना उपनिवेश राज्य क्यों बनाया, इसके बारे में जानते हैं। तो जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखाने लग गए थे, बच्चों शब्द आता है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक का मतलब उद्योग, उद्योगों का जन्म होना। क्रांति किसी क्षेत्र में एक विस्तार होना, एक तेजी से विस्तार होना। तो इंग्लैंड में उद्योग लग रहे थे, फैक्ट्रियां लग रही थी, नई नई फैक्ट्रियां लगाए जा रहे थे। और फैक्ट्रियां लगाने के लिए क्या चाहिए, उनको कच्चा माल चाहिए। तो वे भारत को सिर्फ कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहते थे, सबसे पहली चीज़। साथ ही इंग्लैंड अपने यहाँ का बना हुआ सस्ता कपड़ा, उनके यहाँ कपड़ा बनता था, उसको और कुछ और सामान उसको भारत में बेचना चाहे, मतलब भारत में एक मार्केट की तलाश थी उनको। जो मार्केट बना रहे थे, भारत को एक मार्केट बनाए थे, उसमें ऊंचे दाम में उसको बेचना चाहते थे। और जो भारत में बुना कपड़ा था उसको यूरोप में बेचना चाहते थे। अब देखिए क्या चीज़, जो इंग्लैंड में कपड़ा बन रहा था उसको, इंग्लैंड में कपड़ा किससे बनता, मशीनों से बनता था। मशीनों में लागत कम आती थी तो वो सस्ता पड़ता था, जबकि भारत में हाथ से बनता था, मेहनत मजदूरी ज़्यादा लगती थी, वो महंगा होता था। तो भारत के कपड़े को भी वो लेकर के सस्ते में खरीदेंगे, उसको यूरोप में बेचेंगे और यूरोप के बने कपड़े को भारत में बेचेंगे, इसलिए उनको वो प्रॉफिट लेते थे। दूसरा, वे भारत में कई जरूरी फसलें उगाकर, नील, परसन, अफीम, गन्ना, चाय, कहवा, इन्हें उगाते कहाँ थे, भारत में थे। जबरदस्ती उगाते, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उगाते थे और उसको कहाँ बेचते थे, इंग्लैंड में जाकर बेचते थे या कहीं और बेचते थे, जिससे उनको मुनाफा होता था।
दूसरा, व्यापार की ये सब चीज़ें लाने और ले जाने के लिए भारत के महत्वपूर्ण उन्होंने रेल लाइनें भी बिछाई, सड़कें भी बिछाना शुरू किया। वो बाद में लोहा, कोयला आदि खनिजों की खदानें भी खोदना चाहते थे, जंगल से लकड़ी का व्यापार करना चाहते थे। उनकी सोच बहुत अच्छी थी, वो बहुत दूरदर्शी थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उन्हें भारत को आज़ाद करना पड़ेगा। वो भारत पे अपना उपनिवेश करना चाहते, तो भारत से जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा वो कमा सके उसको कमाना चाहते थे। अगला है, ये सब करने के लिए क्या था, उन्हें भारत जगह जगह अपने अधिकारी रखने पड़ते थे, तो भारत के लोगों पर नियंत्रण बनाने की जरूरत हुई, और जब नियंत्रण बनाने की जरूरत होगी तो इसलिए उनको भारत को अपना उपनिवेश बनाना पड़ा। लिखा है, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। औद्योगिक क्रांति कैसे कहते हैं कि जब हम उद्योगों को बढ़ावा देना, उद्योगों के लिए बनाने वाले फैक्ट्रियों को लगाने के लिए जो विशेष अभियान चलाया जाता है उसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। यह आपके पिक्चर के द्वारा दिखाया जा रहा है कि भारतीय बुनकर विदेशी कारखानों का मुकाबला नहीं कर पाए। कारखाने में कपड़ा जल्दी बनता था, उनकी लागत भी कम आती थी, जबकि भारतीय बुनकर को हाथ से कपड़ा बुनने में काफ़ी समय लगता था और उस कपड़े की बिक्री काफ़ी कम दाम में होती थी। इससे भारतीय बुनकरों की दशा भी खराब होती थी। देखिए, ये अंग्रेज के एजेंट थे, ये जो थे ये अंग्रेजों के एजेंट थे। ये एजेंट भारतीयों को महंगे दाम में कपड़े बेचते थे, क्यों, मशीनों का था। भारत में पैदावार किसकी होती थी, कपास की होती थी। कपास से कच्चा माल होता था, ये कच्चा माल कहाँ जाता था, इंग्लैंड में जाता था। यहाँ से ये मशीनों के द्वारा तैयार होकर आता था और वापस इसको यहाँ बेच देते थे। तो इसलिए एक कच्चा माल वहाँ पर गया और वो यहाँ पर बिक गया। तो जब कच्चा माल यहाँ पर बिक गया तो क्या होगा, लोगों को क्या सामान मिल गया, वहाँ से कपड़ा मिल गया, थोड़ा कम दाम में मिल गया, और जो यहाँ के बुनकर थे वो उस लागत को उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी जो दशा थी वो खराब होती चली गई। चलिए आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी और चाय के बागान भारत में लगाती थी। इन फसलों को सस्ते दामों पर खरीदकर अपने जहाज़ों से इंग्लैंड के कारखानों में भेजती थी। मेहनत कहाँ होती थी, भारत में होती थी। उसका फायदा किसको होता था, अंग्रेजों को होता था, इंग्लैंड को होता था। यानी कि जो औपनिवेशिक राज थे, जो हम पे अधिकार रखते थे, उनको उसका फायदा होता था। वो कौन थे, इंग्लैंड थे। अंग्रेज इंग्लैंड के कारखानों से तैयार माल जैसे कपास से कपड़ा, चाय पत्ती, कपड़ा रंगने के लिए तैयार नील आदि जहाज़ों के माध्यम से भारत और यूरोप में अधिक दामों में बेचते थे। अंडरस्टूड। तो उन्होंने व्यापार की यह सब चीज़ें लाने और ले जाने के लिए रेलवे लाइनें, सरकार, दूरसंचार आदि की व्यवस्था भी करी, जिससे व्यापार में तेजी तो आई और दिन प्रतिदिन मुनाफा भी बढ़ा। और यह सब करने के लिए भारत में उन्हें अपने अधिकारी रखे और भारत पर अपना वर्चस्व कायम रखा। तो बच्चों, एक चीज़ समझ में आई आपको कि कच्चा माल यहाँ से लेते थे, वहाँ तैयार करते थे, उसको फिर महंगे दामों में बेचते थे और मुनाफा किसका होता था, केवल अंग्रेजों का। बच्चों, आपकी समझ से मुनाफा कमाने के लिए पैसों का उपयोग किस प्रकार करना ठीक हो, ये चीज़ आप देख सकते हैं। चलिए, भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लंबे समय तक लड़ती रही थी। भाई जाहिर सी बात है, यदि एक कोई चीज़ है, कहीं पर सोना पड़ा हुआ है और उस सोने के बीच में दो लोग उसको देख रहे हैं, तो दोनों में झगड़ा तो होगा। तो भारत में 2 कंपनियां लगी हुई थी, भारत में 3 कंपनियां लगी हुई थी, डच भी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस वालों की थी, डच कंपनी एक डच की थी, और कुछ पुर्तगाली लोग भी आए थे, लेकिन वो लोग भारत में लंबे समय तक नहीं टिक सके। टिका कौन, केवल अंग्रेज। तो एक कंपनी कुछ में थी, दूसरी कंपनी भारत से खरीद कर निकाल दो। दोनों ही कंपनी अपने अपने देश इंग्लैंड और फ्रांस से सैनिक भी बुलवाने लगी थी। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान है, और दूसरी ओर डुप्ले ने फ्रांसीसी कंपनी का भी नेतृत्व किया था। तो 2 नाम आए हैं आपके, लॉर्ड क्लाइव और डुप्ले। डुप्ले फ्रांसीसी थे और लॉर्ड क्लाइव अंग्रेज थे। फिलहाल इतना याद रखेंगे। भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों की सेना। भारत के राजा और नवाब अपना अपना राज्य बढ़ाने में वो भी लगे हुए थे, एक दूसरे पर हमला करने वाले। मतलब अब देखिए, अंग्रेज लोग, दूसरे देश के लोग, दूसरे प्रांत के लोग, दूसरे महाद्वीप के लोग, यूरोप के लोग थे। बात तो एशिया में है ना, ये लोग यूरोपियन थे। ये लोग भारत पर हमला कर रहे हैं, भारत के एक ही क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाते जा रहे हैं, भारत की धन संपदा को लूटते जा रहे हैं। और उसमें भी जो भारत के राजा थे वो आपस में एक नहीं हुए, उन्होंने भी अपना अलग अलग किया। नहीं, मैं ही जीतूंगा, बस मैं ही जीतूंगा, ये उनके अंदर रहे और उनमें युद्ध होते रहे। जब युद्ध होंगे तो उनकी ताकत कमजोर होगी ना, इसी चीज़ का फायदा उन्होंने उठाया। इनमें उत्तराधिकार संबंधी युद्ध भी होते थे। विदेशी कंपनियों से सहायता लेने में ये लोग नहीं हिचकते थे। सबसे बड़ी कमी थी भारतीयों की कि उन्होंने विदेशी सहायता ले लिया, आपस के झगड़े में विदेशियों को बीच में ले लिया, और दोनों कंपनियां इन झगड़ों में अपनी टांगें अड़ाने लगी। और अगर किसी कंपनी किसी राजा या नवाब का साथ देने के लिए तैयार हो जाती
तो अपनी सेना उसके लिए भेज देती। तो राजा नवाब की ताकत तो बहुत बढ़ जाती थी ना, मतलब एक पक्ष में हो गई तो एक पक्ष की ताकत बढ़ जाती थी और यूरोपीय सेनाओं का बहुत बड़ा दबदबा हो जाता था। और यूरोपीय सेना क्या करते, उनके पास क्या क्या थे, टेक्नोलॉजी थी भाई, औद्योगिक क्रांति वहाँ पे हो चुकी थी, क्रांति हमसे पहले वहाँ पर आई थी, पैसा वो हमसे कमा ही रहे थे, धन हमसे ज़्यादा ले रहे थे, मशीनों से माल बेचते थे, व्यापार था, बिजनेस था उनके पास। तो यूरोपीय सेना के पास क्या क्या थे, बेहतर नौसेना थी, क्या थी, बेहतर नौसेना थी, तोपें थी, बंदूक थी, और यूरोपीय सैनिक नियमित अभ्यास और परेड भी करते थे, यानी कि वो अनुशासित थे। और इन्हीं विशेषताओं के कारण यूरोपीय सेनाओं का पलटा भारतीय सेनाओं पर भारी रहने लगा। राजाओं की सैनिक ताकत बढ़ाने के बदले कंपनियां उनसे व्यापार की कई रियायतें ऐंठने लगी। अब कंपनियां क्या करने लगी कि हम तुम्हें जो कंपनियां मतलब विदेशी कंपनियां क्या करती थी, राजाओं की सैनिक ताकत तो बढ़ाएगी, अपनी सेना दे देगी, उनसे बदले में क्या लेगी, हम अपनी कंपनियां आपके क्षेत्र में लगाएंगे, हम ये व्यापार करेंगे, आप हमें इस व्यापार में रियायत दीजिए, आप हमसे टैक्स मत लीजिए। तो इस तरह कहीं ना कहीं वो उस राजा को कमज़ोर करती थी। और देखिए, राजा कंपनी की सैनिक सहायता के बदले उससे बहुत अधिक धन भेंट में लेते थे। जब कंपनी की सैनिक सहायता करेगी तो राजा कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, फ्री में कौन करता है हेल्प, फ्री में कोई नहीं करता। और यह धन कंपनी के व्यापार के काम आता था। कई बार कंपनी राजा से उसके राज्य का एक बड़ा इलाका भी भेंट में ले लेती थी, राज्य का इलाका ही ले लेती थी। उस इलाके के गांव और शहरों से कंपनी लगान वसूल करती थी और लगान के मिले धन से व्यापार करती थी। इस तरह मिले धन से कंपनी अपने सेना का खर्चा भी चलाने लगी। जो कंपनी यहाँ पे थी जिसका सरकार तो ब्रिटेन गवर्नमेंट देती थी, तो उस कंपनी का सरकार खर्चा कैसे चलने लगा कि उन्होंने एक इलाका ले लिया, उस इलाके में गाँव थे, शहर थे, उन लोगों से धन वसूलने लगी। धन मतलब लगान, मतलब कर, टैक्स, वो टैक्स लेने लगी और उस टैक्स से व्यापार करती है, यानी कि व्यापार से भी कमाएगी, टैक्स से भी कमाएगी। और भारत में जमीन लेकर इन कंपनियों ने अपनी अपनी कोठियों की किलेबंदी भी की। अब देखिए, पहले एक परमिशन ली थी केवल एक कंपनी लगाने के लिए, कंपनी लगाई, फिर कंपनी में सेना बनाई, सेना बना के फिर दो राजाओं के बीच में एक की हेल्प की तो उसको भी हरा दिया। उससे फिर क्या लिया, अपना एक इलाका ले लिया या कुछ भी कोई क्षेत्र उससे ले लिया, उस इलाके को लेकर के वहाँ से धन वसूल करने लगी। तो भारत में जमीन लेकर कंपनियों ने क्या किया, अपनी कोठियों की किलेबंदी भी की और भारत में एक दूसरे से कई युद्ध लड़े। इनके द्वारा दक्षिण भारत में कर्नाटक क्षेत्र में 1746 ईस्वी से 1763 के बीच 3 युद्ध लड़े गए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। क्या कहते हैं, कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। कब कब लड़े गए, 1746 से लेकर के 1763 ईस्वी तक 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम युद्ध 1746 से 1748, द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 और तृतीय युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी में लड़े गए। अंत जो लास्ट वाला युद्ध हुआ था वो था 1760 ईस्वी में। वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेजों से परास्त हो गए और सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित रहे, यानी कि जो फ्रांसीसी का काम था, फ्रांसीसी को उन्होंने लगभग आउट कर दिया कि अब केवल व्यापार कर सकते, वो भी कुछ समय तक, कुछ देर बाद ये भी निकल गए थे। अब क्या हुआ, राजाओं और नवाबों को भी अंग्रेजों से खतरा होने लगा। कंपनी को भेंट देने, उनकी सेना का खर्चा उठाने में भारतीय राजाओं पर बहुत अधिक बोझ बढ़ने लगा। भाई पहले तो उनको लपेटा कि आ जाओ तुम हमारे दामाद हो, पहले दामाद बने, आप उनका खर्चा उठाएंगे तो भारत तो पड़ेगा। राजा और नवाब व्यापार के खिलाफ नहीं थे, परंतु वे अपने राज्य में किसी और की सैनिक ताकत नहीं बढ़ने दे सकते थे, इसलिए उन्होंने सैनिक ताकत पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अस्त्र शस्त्र, सैनिक बल और किलेबंदी के सहारे होने वाला व्यापार कोई साधारण व्यापार नहीं रहा। जब भारतीय राजाओं की आंख खुली, लेकिन तब तक बहुत अधिक देर हो चुकी थी। भारत के राजाओं और नवाबों को यह बात बड़ी खतरनाक लगी कि उनके राज्य में किसी दूसरे देश के लोग सेनाएं रखें, युद्ध लड़ें, किले बनाएं और अपनी सैनिक शक्ति की धाक जमाए। कंपनी की दूसरी बातों से भी परेशान वे लोग रहने लगे। अब देखिए क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के राजाओं से राज्य में फायदा उठाना। ताकत उनकी बढ़ चुकी थी, आदत तो हो चुकी थी ना उनके, दो भाइयों का आपस में लड़ाई है, वो लड़ा करके एक की हेल्प करेंगे तो दूसरे को नुकसान होगा ही होगा। तो कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे, अपने माल को कंपनी का माल बता देते थे और कर नहीं चुकाते थे। जो कंपनी के कर्मचारी थे वो भी नुकसान कर रहे थे। इस तरह कंपनी तो धनवान हो रही थी और उनके कर्मचारी और अफसर भी निजी रूप से भी मालामाल होकर के भारत से लौटते थे। सबसे पहला फायदा था। दूसरा,
कई भारतीय व्यापारी जो सेठ थे कंपनी के व्यापार में मदद भी करते थे और अपने माल को कंपनी का माल बताकर कर देने से बच जाते थे। तो कहने के जो भारत के राजा थे, जो भारत उनको कर मिलता था वो कर नहीं मिल पाता, इसलिए भारत की स्थिति खराब होती जा रही थी और कंपनी की आड़ में राज्यों से लूटपाट और धोखाधड़ी भी हो रही थी। और चौथा था, कंपनी कारीगरों से जोर जबरदस्ती से बहुत कम कीमत पर माल खरीदने की कोशिश करती रहती थी। कंपनी क्या करती थी कि भाई उनके माल की डिमांड कहाँ थी, डिमांड तो फॉरेन में थी ना, तो उसको बहुत कम कीमत पर वो लोग खरीदते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, समझते रहिए। चलिए और अगला देखिए, जो इलाके कंपनी को भेंट में मिले थे उनके किसानों से भी हद से ज़्यादा लोगों वसूल करने की कोशिश कर रही थी कंपनी। कंपनी उनको रियायत थोड़ी देगी, बेशक कंपनी को भेंट में मिला लेकिन वो इलाका तो उनका हो गया ना, तो उस इलाके से ज़्यादा मुनाफा कैसे ले सकती है? किसानों से लगान वसूल करके। और जब राजा इन बातों का विरोध करते तो अंग्रेज उनसे लड़ते और राजा को हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को राजा बना देते क्यों जो व्यापार के तरीकों पर रोक न लगाए। क्योंकि ताकत किसकी थी, सत्ता किसकी थी? ताकत तो अंग्रेजों के पास थी, वो उसको हटा देते थे, वो किसी दूसरे के चापलूस को राजा बना देते थे। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब थे कि मृत्यु होने पर उनका पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। कौन बना? अलीवर्दी खां की मृत्यु होने पर उनका जो पुत्र था वो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया। कब बना? 1756 में। सत्ता संभालते ही उसने घरेलू और भारी शत्रुओं का सामना करना पड़ा और नवाब की भारी विरोधियों को बंगाल के कुछ धनी सेठों का भी समर्थन प्राप्त था। जो नवाब के विरोधी थे वो बंगाल के कुछ धनी सेठ भी थे उनके पास। अवसर पाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाबों के विरोधियों की साजिश में भाग लेना आरंभ कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि भाई नवाब को तो हटाना ही है, तो जो भी नवाब के विरोधी थे उनको समर्थन देना शुरू कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी थी? अंग्रेजों की थी। इस समय यूरोपीय कंपनियां शाही फरमान द्वारा दी गई व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर रही थी। जो व्यापारिक सुविधा जो उनको मिली हुई थी अब उसका ये दुरुपयोग कर रही थी। साथ ही कलकत्ता स्थित अपनी बस्तियों की भी किलेबंदी करने, जो इनकी बस्तियां थी, जो कर्मचारी थे इनकी, उनकी जो बस्तियां बनी हुई थी उसकी भी किलेबंदी ये लोग करने लगे। और जब सिराजुद्दौला को इसकी सूचना मिली तब उसने अंग्रेज व्यापारियों द्वारा की जाने वाली सैन्य तैयारियों पर प्रतिबंध लगाया। सिराजुद्दौला को सूचना मिली, सूचना मिलते उसने प्रतिबंध लगा दिया कि भाई ठीक है मैं प्रतिबंध लगा देता हूँ। अंग्रेजों ने नवाब के आदेश की अवहेलना कर दी और इससे क्रुद्ध होकर अंग्रेजों ने गढ़ कोलकाता यानी कि कलकत्ता पर आक्रमण कर उसे परास्त कर दिया। इस घटना का समाचार जब मद्रास पहुंचा तब तक क्लाइव तक एक नौसैनिक बेड़े के साथ कोलकाता जा पहुंचा। भाई हुआ क्या था देखो, नवाब ने अंग्रेजों को आदेश दिया कि तुम अपनी सैन्य शक्तियां रोक दो। उन्होंने सैन्य शक्तियां नहीं रोकी तो क्या हुआ, नवाब ने अंग्रेजों के गढ़ पर आक्रमण करके उनको हरा दिया। लेकिन जैसे ही ये समाचार कहाँ पहुँच गया, मद्रास पहुँच गया, तब तक क्लाइव क्या हुआ, क्लाइव एक नौसैनिक बेड़े के साथ आ गया कलकत्ता, आजा भैया, और उसने दोबारा उस पर हमला कर दिया और कलकत्ता पर उसका पुनः अधिकार हो गया क्योंकि उनकी ताकत बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। नवाब और अंग्रेजों के बीच अलीनगर की संधि हो गई। क्या हुआ? अलीनगर की संधि किस डेट में? 6 फरवरी 1757 को। अब इस संधि में क्या हुआ कि ठीक है भाई हम तुम्हें छोड़ तो देते हैं, अंग्रेजों ने कहा नवाब को हम तुम्हें छोड़ देंगे, और संधि के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बिना टैक्स दिए, बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। क्या हुआ? बिना कर दिए चुंगी करने का अधिकार। कहाँ, किसके द्वारा हुआ? अलीनगर की संधि किसके बीच हुई? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। लेकिन क्लाइव इतने से संतुष्ट नहीं था, क्लाइव को तो और भी कुछ चाहिए था। क्लाइव तो बंगाल में क्या चाहता था? अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। अतः क्लाइव ने नवाब के विरोधियों से सांठगांठ करनी शुरू कर दी और नवाब का सेनापति था मीर जाफर, जो स्वयं बंगाल का नवाब बनना चाहता था, वह विश्वासघात करके अंग्रेजों से जा मिला। अंततः अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने और मीर जाफर से अंग्रेजों को हर प्रकार की सुविधाएं देने का वचन ले लिया। अंग्रेजों ने क्या किया, मीर जाफर को तू बंगाल का नवाब बन जा, और मीर जाफर को कह दिया तुम हमें हर तरह की सुविधाएं दोगे, हमें जो चाहिए हम तो वो करेंगे। मतलब नाम का नवाब बना दिया किसको? मीर जाफर को। इस षड्यंत्र में कौन कौन थे, कौन कौन शामिल थे? राय दुर्लभ, जगत सेठ, अमीचंद नामक व्यापारी व्यापारिक लाभ के लिए शामिल थे। और इस कौन कौन थे? राय दुर्लभ, जगत सेठ, अमीचंद, ये नामक व्यापारी भी व्यापारिक लाभ के लिए शामिल हो गए थे। और षड्यंत्र की योजना पक्की होते ही
क्लाइव ने सिराजुद्दौला को एक कूटनीतिक पत्र लिखकर संधि की शर्तों को भंग करने का आरोप लगा दिया और संधि के उल्लंघन हेतु उसे दंडित करने के लिए एक बड़ी सेना लेकर बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर चल पड़ा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यही कहावत सिद्ध होती है यहाँ पर कि खुद चाहते हैं कि हमें बंगाल पर अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित करना है। मीर जाफर को पहले ही मिला लिया और फिर आरोप लगा दिया सिराजुद्दौला पर कि वह तुम संधि की जो शर्तें थी उन पर उनको भंग कर रहे हो, इसलिए ऐसा पत्र लिखा और बड़ी सेना लेकर के बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद पहुंच गया। चलिए अब देखते हैं प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में जो हुआ था। जब नवाब की सूचना मिली तो तुरंत अपनी सेना के साथ क्लाइव के विरुद्ध कूच कर दिया और 1757 में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला और क्लाइव की सेनाएं आमने सामने हुई। नवाब ने अपने सेनापति मीर जाफर को अंग्रेजों पर आक्रमण करने की पहल करने को कहा, किंतु मीर जाफर निष्क्रिय खड़ा रहा। दलाल था, विद्रोही था, देशद्रोही था मीर जाफर। और हल क्या होगा? सिराजुद्दौला को उसके विश्वासघात का आभास हो गया और वह षड्यंत्र से बचने के लिए लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग गया। नवाब के भाग जाने से उसकी सेना में भगदड़ मच गई। अंततः नवाब को बंदी बना लिया गया और मीर जाफर के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। मीर जाफर को अंग्रेजों ने धोखा देने के पुरस्कार में बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर को क्या किया? अंग्रेजों ने धोखा तो दिया, किसको धोखा दिया मीर जाफर ने? अपने नवाब को, सिराजुद्दौला को। तो धोखा देने के उसमें उसको क्या कर दिया? बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर ने अंग्रेजों को बहुत सारा धन दिया और जागीरें दे दी। मीर जाफर महत्वाकांक्षी तो था किंतु वह स्वतंत्रतापूर्वक शासन नहीं कर सका। कैसे कर जाता? जिसका शासन ही विश्वासघात के दौर पर रखा हुआ हो तो वह स्वतंत्र शासन कैसे कर सकता था? अब उसने अनुभव किया कि अंग्रेज उसे मात्र एक कठपुतली की तरह नामधारी शासक के रूप में देखना चाहते थे। अंग्रेजों ने अपने सुनिश्चित आय का साधन बना लिया था जिससे उससे धन वसूलते थे। कंपनी के एजेंटों और दलालों से भ्रष्टाचार से आर्थिक लूट तक की कार्रवाई शुरू कर दी। फलतः नवाब का खजाना क्या हुआ? खाली होने लगा। अंततः अंग्रेजों की बढ़ती मांग पूरी करने में भी वह असमर्थ होने लगा और आर्थिक शोषण और उत्पीड़न के फलस्वरूप किसानों तथा दस्तकारों में असंतोष व्याप्त हो गया। जब किसी राज्य के खजाने पर केवल एक ही चीज़ होगी कि बस पैसा लेते रहो लेते रहो लेते रहो, उसमें कर आएगा नहीं, उसमें टैक्स आएगा नहीं, तो वो खाली तो होगा और जब खाली होगा तो वहाँ पर असंतोष व्याप्त हो जाएगा। अंततः वह राजनीतिक और अव्यवस्था से ऊब कर अंग्रेजों से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगा। इसी बीच 1760 में अंग्रेजों ने उसे गद्दी से उतारकर उसका दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया और अंग्रेजी सेना का खर्च चलाने हेतु उसको वर्धमान में मिदनापुर और चटगांव के 2 जिले अंग्रेजों को देने पड़े। अंग्रेजों ने एक चाल और कि ठीक है अब तुम हमारे काम के नहीं थे, तो मीर जाफर को भी हटा दिया और उसको हटा करके उसके दामाद को बंगाल का नवाब बना दिया और उसके बदले भी उसको वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जिले उनको देने पड़े। मीर कासिम एक योग्य शासक था, बंगाल की दशा को सुधारना चाहता था और उसने विद्रोही अमीरों का दमन किया, सेना में आवश्यक सुधार किए, मुंगेर में तोड़कर बंदूकों और तोपों को बनाने का कारखाना स्थापित किया। मुंगेर में क्या किया? बंदूक और तोपों को बनाने का कारखाना स्थापित किया। सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए उसने सैनिक प्रशिक्षण हेतु यूरोपीय अधिकारी भी नियुक्त किए और उसने शमरू नामक एक जर्मन को अपना सेनापति नियुक्त किया। सेनापति का नाम क्या था? शमरू। क्या नाम था? शमरू। उसने अंग्रेजों के व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाने का साहस किया। अंततः अंग्रेजों ने अप्रसन्न होकर उसे हटा देने का निश्चय किया। अंग्रेजों को कौन प्रतिबंध लगा सकता था? जो भी अंग्रेजों को प्रतिबंध लगाता था अंग्रेज उसको हटा देते थे। लेकिन मीर कासिम अंग्रेजों की नीयत से परिचित था और उनसे वो सावधान रहता था। उसने अपनी राजधानी भी मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थानांतरित कर दी थी और उसकी किलेबंदी आरंभ कर दी। उधर अंग्रेजों ने प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करते अपने सैन्य बल के द्वारा मीर कासिम के विरुद्ध कदम उठाया और गद्दी से हटाकर पुनः किसको कर दिया? मीर जाफर को ही बंगाल का नवाब बनाने का निश्चय किया। मीर कासिम इस अपमानजनक व्यवहार से आग बबूला हो गया, मतलब गुस्से में हो गया और सेना संगठित कर अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन फायदा क्या है? लड़ाइयाँ लड़के भी उसको पराजित ही होना था क्योंकि अंग्रेजों की ताकत बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम के साथ उसने अंग्रेजों के विरुद्ध एक गठबंधन कर लिया। प्रयास काफ़ी किया, अंग्रेजों के विरुद्ध एक गठबंधन कर लिया। अब होता है बक्सर का युद्ध।
उपयुक्त तीनों संख्याएं किस किस की थी? मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम। अंग्रेजी सेना के साथ 1764 में बक्सर के मैदान में भीषण संग्राम हुआ, परंतु सफलता किसको मिली? अंग्रेजों को ही मिली और मीर कासिम युद्ध भूमि से भागने को विवश हुआ। अंग्रेजों ने एक बार फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और बक्सर के युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत अधिक महत्व रहा है। अंग्रेजों ने इस वजह से न केवल मीर कासिम की शक्ति छिन भिन्न हो गई, बल्कि अवध भी अंग्रेजी और राजनीतिक प्रभुत्व में आ गया। जहां प्लासी की जीत ने अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति मजबूत की, वहीं बक्सर की जीत ने अंग्रेजों के पैर भारत में और भी अधिक मजबूत कर दिए। क्या मतलब? इस लड़ाई का भी अंग्रेजों को बहुत अधिक फायदा हुआ। बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आया और उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की 2 संधियाँ की। और इन संधियों की शर्तें कौन सी थी, उसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि थी कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान के द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। वे इन प्रांतों से भू राजस्व वसूली के अधिकारी हो गए और मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए पेंशन देना अंग्रेजों ने स्वीकार कर दिया। क्लियर हो गया? इलाहाबाद के प्रथम संधि में क्या मिलना था? मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए मिलने थे और मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए। अवध का शेष भाग अवध के नवाब शुजाउद्दौला को वापस कर दिया और नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में दिए। कितने दिए? 50 लाख रुपए। इस प्रकार क्लाइव ने बंगाल के नवाब से एक संधि की, जिसके अनुसार बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की। किसकी स्थापना हुई बंगाल में? द्वैत शासन की स्थापना। इसके अंतर्गत प्रशासन का उत्तरदायित्व नवाब के कंधों पर डाला गया और राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। देखो कंपनी की चाल कितनी थी कि प्रशासन का जो उत्तरदायित्व था वो नवाब के कंधों पर था और जो राजस्व वसूली का अधिकार था वो कंपनी, मतलब मुनाफा कंपनी का और खर्चा नवाब का। इस प्रकार भारत पर प्रभुत्व जमाने में के लिए अंग्रेजों ने भारतीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे पर अपना वर्चस्व स्थापित किया और भारत को अपना औपनिवेशिक राज्य बना लिया। अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी? देखिए क्या क्या चीज़ें थी। नंबर 1, चुंगी कर में छूट, सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने की छूट, जिससे उनका सामान 200 से सस्ता हो गया। व्यापार में मनमानी करने, भारतीयों को अपना सामान सस्ता बेचने, कंपनी माल महंगा खरीदने, प्रतिद्वंदी यूरोपीय व्यापारियों को बाहर रखने और कंपनी का व्यापार भारतीय राजाओं की नीतियों से स्वतंत्र रहकर जारी रखने के लिए मजबूर करना, यह भी उनके लिए महत्वपूर्ण था। बंदरगाहों के पास किलेबंदी करने, पट्टे पर प्राप्त स्थान का प्रशासन चलाने, अपने साथ लाए हुए सोने चांदी से भारतीय सिक्के ढालने की अनुमति क्षेत्रीय शासक से प्राप्त करना, यानी कि वो सिक्के भी ढाल सकते थे। इसके बदले क्षेत्रीय राज्य को बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा हिस्सा राज्य को देना। और ब्रिटिश कंपनी भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए भारतीय राजाओं के साथ इन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल करती हुई बहुत चतुराई से अपना राज्य बढ़ाती रही। और इस तरह एक ऐसा वक्त आया जब अंग्रेज भारत के राजाओं और नवाबों को हटाकर खुद शासन चलाने लगे और समय समय पर आवश्यकता अनुसार अपनी नीति में बदलाव, शर्तों को तोड़ना, भारतीय राजाओं पर आक्रमण, क्षेत्रीय राजनीति में दखलंदाजी, राजाओं के साथ कुचक्र, फूट डालना, आपस में लड़ाना आदि तरीकों से को निर्दयतापूर्वक प्रयोग करते हैं। मतलब उन्होंने सत्ता करने के लिए सारे काम किए। भाइयों को आपस में लड़ाया, 2 शासकों को आपस में लड़ाया, फूट डाला और राज किया। अंग्रेजी शर्तों के अधीन क्षेत्रीय राजाओं का कोष हमेशा खाली होता गया, क्योंकि प्रशासन राजा करते थे और कर अंग्रेज वसूलते थे। उन्हें राजकाज और विकास कार्यों में को करना मुश्किल हो गया और राज्य की आमदनी अंग्रेजों के हिस्से में जाती रही। खर्च की जिम्मेदारी का बोझ राजा उठाते रहे। राज्य में जनता की तकलीफ के लिए भी राजा ही जिम्मेदार ठहराए जाने लगे। इस स्थिति का कोई राजा विरोध नहीं कर सका, क्योंकि अंग्रेजों के विरोध की शक्ति अब किसी में नहीं बची थी और इसका एक रीजन था, ना ही उनके आपस में कोई एकता थी। जब सब लोग एक नहीं होंगे तो आप किसी का विरोध नहीं कर सकते। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए अंग्रेज एक एक कर समस्त क्षेत्रीय शक्तियों को कमजोर कर कठपुतली की तरह नचाते गए और अपने अधीन करते चले गए और अंत में प्रमुख रूप से अवध, बंगाल और दिल्ली के शासकों पर अपना अधिकार जमा कर लिया। तो मेरी समझ से अंग्रेजों का एक ही राज था
कि फूट डालो और राज करो। वो पहले एकता को तोड़ते गए और राज करते गए। 2 शब्दावली यहाँ पर दी गई हैं आपके चैप्टर में। फरमान, फरमान का मतलब होता है आदेश। मुगल बादशाह द्वारा दिए गए आदेशों को फरमान कहते थे और इन पर शाही मोहर लगी होती थी। दूसरा शब्द है दस्तक, यानी कि भारतीय राजाओं को अंग्रेजी कंपनी को बिना कर दिए सामानों को आयात निर्यात करने छूट के लिए एक पास या दस्तक जारी करने का अधिकार कंपनी को मिला था। तो दस्तक एक पास को कहते हैं। यह पास क्या था कि जो भारतीय राजाओं ने अंग्रेजी कंपनी को दिया था कि आप बिना कर दिए अपने सामानों का आयात और निर्यात कर सकते हैं। आयात हमारे देश से सामान खरीदना और निर्यात दूसरे देश का सामान बेचना, उसे निर्यात कहते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसलिए वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे नई वीडियो का आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट्स में अपने विचार अवश्य प्रस्तुत करें। थैंक यू।